नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 15 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 14 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर हैं इसको हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाए हुए, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, ये जो प्लासी का युद्ध है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, विथ डेट के आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में? अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। जो सिराजुद्दौला है उस समय बंगाल का नवाब था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तपेदिक दिवस या फिर विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल जो है विश्व तपेदिक दिवस या फिर विश्व टीबी दिवस की थीम थी इट्स टाइम। देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं और उनकी थीम होती है जो कि इस साल रही, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो देखो दोस्तों, जो भी रैंकिंग और इंडेक्सिंग से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, यदि आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रहा है 48वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सारे फैक्ट समझा देता हूँ। जो इस साल का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 48वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और जो 2019 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत रहा था 52वें स्थान पर। और ये सूचकांक जो है, इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और ये सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। ठीक है, तो ये टॉप 3 देश हमें याद रखना है। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सवाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है। जो सवाना प्रदेश है, इसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष अधिक मात्रा में फैले रहते हैं। ठीक है, और जो सवाना प्रदेश है इसको ही विश्व का चिड़ियाघर यानी कि जू ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। नंबर 5 क्वेश्चन है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है। तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम बदलकर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, मांडू अडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मांडू अडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है बनारस जंक्शन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस तिथि को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता चुका हूँ।
और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। जो विश्व क्षय रोग दिवस है, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्षय रोग है ना, इसके कई नाम है, ठीक है। इसके कई नाम हैं। सबसे पहले तो क्षय रोग, ठीक है, इसका पहला नाम। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, तो दूसरा इसको यक्ष्मा भी बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है इसको तपेदिक भी बोला जाता है। और चौथा इसको क्या कहा जाता है, तो चौथा जो है इसको टीबी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व यक्ष्मा दिवस कब मनाया जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस या फिर विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन चार प्रकार से पूछ ले, लेकिन आपको कहना है कि ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WHO के द्वारा इसका आयोजन या फिर इसको मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यक्ष्मा यानी कि तपेदिक के इलाज के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो यक्ष्मा या फिर तपेदिक या फिर टीबी या फिर क्षय रोग है, इसके इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो टीबी है ये किससे होती है, तो जो टीबी है ये बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है कि फफूंद से होती है। तो आप कहेंगे जो टीबी है ये बैक्टीरिया से होती है। और ये बीमारी जो है किस बैक्टीरिया से होती है, यदि आपसे सेपरेट बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी बीमारी होती है, ठीक है। और जो ये टीबी बीमारी है ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करती है, तो ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नंबर 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और यदि हम बात करें इसकी हाइट कितनी है, तो 98 मीटर जो है ये शिव समुद्रम जलप्रपात की हाइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, धूम्रनगर किस नगर का भौगोलिक नाम है। तो देखो दोस्तों, धूम्रनगर कहा जाता है शिकागो को। अमेरिका का एक शहर है शिकागो, इसको जो है धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो वेनिस लिखा है, ये वेनिस इटली का शहर है, ठीक है, इटली का शहर है। और इसको शहरों का शहर कहा जाता है। शहरों का शहर किसको कहा जाता है, तो वेनिस को कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। नंबर 11 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है केरला राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो रबर के वृक्ष हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और इन वनों को क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो रबर के वन होते हैं इनको ले लेक्स वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ले लेक्स वन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रबर के वृक्ष हैं ये किस प्रकार के वनों में होते हैं, तो ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति अवेयर करना और भारत को स्वच्छ बनाना है। नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसको शॉर्ट में BCAS कहा जाता है। तो BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जो BCAS है इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है, उनका नाम है उषा पाड़े। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो फोटोज है ये उषा पाड़े की फोटो है, ठीक है। जो उषा पाड़े हैं ये 1996, ठीक है, ये 1996 बैच की उड़ीसा कैडर की IAS अधिकारी हैं। और देखो दोस्तों, ये जो उषा पाड़े हैं ये अभी तक BCS में संयुक्त सचिव के पद पर थे, ठीक है। जो उषा पाड़े हैं ये अभी तक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में संयुक्त सचिव के पद पर थी। और जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसको शॉर्ट में BCAS कहा जाता है। तो BCAS की फुल फॉर्म की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसको कहा जाता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी,
तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है और ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक क्षेत्र को यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर का एक गलत युग्म है। तो इकोनॉमिक सेक्टर के रिगार्डिंग हमें रॉन्ग पेयर का चयन करना है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है फिशिंग यानी कि मत्स्य, तो इसमें लिखा है कि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है सॉफ्टवेयर कंपनियां, और इसके सामने लिखा है कि ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है बैंकिंग, और इसके सामने लिखा है कि ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, और इसके सामने लिखा है कि ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये फैक्ट बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन है ये भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग पेयर था और रॉन्ग पेयर का ही हमें चयन करना था, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय होता है संसद, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो जो कैन, बेतवा और चंबल हैं ये सहायक नदियां हैं यमुना की, किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। कैन, बेतवा और चंबल, केबीसी, ठीक है, ये केबीसी जो है ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए जिन पदाधिकारियों, जिन ऑफिसरों की नियुक्ति की थी उनको कहा जाता था धम्म महामत। क्या कहा जाता था, धम्म महामत कहा जाता था, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है। तो पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस किसने तैयार की है, आईआईटी हैदराबाद ने की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है। तो पहियों के द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है ओडोमीटर, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 20 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत की सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल, कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी मुंबई से थाड़े के बीच में, मुंबई से थाड़े के बीच में ये चलाई गई थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था, तो इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जो हैं ये राष्ट्रपति बने हैं मॉरिशस देश के, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात यहाँ पर मॉरिशस देश की हुई है। तो जो मॉरिशस देश है यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस जो है यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो मॉरिशियाई रुपया। ठीक है, मॉरिशियाई रुपया जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित यानी कि एसी ट्रेन शुरू की थी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य लोगों को एसी में यात्रा करने के उद्देश्य से गरीब रथ एक्सप्रेस का शुभारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और इसका आरंभ कब किया गया था, तो गरीब रथ एक्सप्रेस का आरंभ किया गया था 2006 में। और किसने इसकी शुरुआत करी थी, तो उस समय रेल मंत्री थे लालू यादव। ठीक है, कौन थे, लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे। और इन्हीं ने जो है गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। हालांकि आज देश भर में कई गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं, लेकिन शुरुआत कब की गई थी, 2006 में की गई थी। और किसने की थी, तो लालू यादव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी कि वॉमिटिंग का नियमन केंद्र है। तो देखो दोस्तों, उल्टी यानी कि वॉमिटिंग का नियमन केंद्र है मेडुला ऑब्लागेंडा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो मेडुला
ऑब्लागेंडा है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है रक्त दाब, हृदय धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना। नंबर 24 क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से आरोपित कर दिया था 1679 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जजिया कर से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक बार में सभी को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें हम जजिया कर की, तो जो जजिया कर है एक प्रकार का धार्मिक कर है और इसे जो है मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था, ठीक है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक था अकबर। इसने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, ठीक है। और देखो दोस्तों, फिर क्या हुआ कि औरंगजेब आया और औरंगजेब जो है इसने जजिया कर को फिर से आरोपित कर दिया। कब कर दिया? 1679 में कर दिया, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमेशा के लिए जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था? तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर, किसने? 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने किसके कहने पर? जय सिंह के कहने पर हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1564 में किया था। फिर औरंगजेब आता है और औरंगजेब जो है ये जजिया कर को फिर से आरोपित कर देता है। कब कर देता है? 1679 में कर देता है। और फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में, और ये जो है ये जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता? तो लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत जो पेरू देश है ये नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो लिथियम त्रिकोण है इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, ठीक है। 3 देश कौन कौन से? अर्जेंटीना, दूसरा जो है बोल्विया है, तीसरा जो है चिली है, ठीक है। ये 3 देश जो है ये लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 देशों में संसार की 54% लिथियम पाई जाती है। कितने परसेंट? 54% लिथियम पाई जाती है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बार बार लिथियम की, ठीक है। तो सबसे पहले लिथियम का आपको फॉर्मूला या फिर इसका सिंबल पता होना चाहिए। Li जो है इसका सिंबल होता है। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। और जो लिथियम है ये सबसे हल्की धातु है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको लगाना है लिथियम। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, इसके अपोजिट। तो सबसे भारी धातु जो है ये है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने एक क्वेश्चन से कितने फैक्टों को जनरेट किया, और फ्री एजुकेशन की यही विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट जनरेट करते हैं। कहने के लिए हम एक पार्ट में 25 क्वेश्चन लाते हैं लेकिन हम 100 से ज़्यादा फैक्टों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। हाल ही में किससे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? उनकी मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है और आप फोटो से यदि जज कर सकते हैं तो जज कर सकते हैं। और आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, और यदि आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के बारे में या फिर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नए नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, जो भी आपके दोस्त एग्जाम की आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना। जितने भी आपके व्हाट्सएप में स्टडी ग्रुप हों सभी में ये वीडियो शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, जो हमारी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, यदि आप चाहें तो उसके एक साथ सारे पार्ट देख सकते हैं। कैसे? प्लेलिस्ट को विजिट करके
प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। या फिर दोस्तों हमने इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। करंट अफेयर्स के जितने भी साल भर के 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम इसी प्रकार से डिटेल में पढ़ाते हैं कि आप क्वेश्चन तो एक पढ़ेंगे लेकिन आपको फैक्ट 5 पता हो जाएंगे, ठीक है, और पांचों फैक्ट इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो आप ये सीरीज जरूर देखें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।